कहानी की शुरुआत में हमें यूएस मिलिट्री की एक टुकड़ी को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान में एक मिशन पर थे, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से एक मिलिट्री इंजीनियर को उनकी मदद करने के लिए वहां पर आना पड़ता है, जो कि जैक नाम का सोल्जर था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तो दूसरी टुकड़ी का सोल्जर भी गुस्से में आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो दोनों मजाक कर रहे थे और पता चलता है वो दोनों सगे भाई हैं और उनका टैटू भी सेम है जिसमें लिखा हुआ था डोंट फकिंग क्विट, मतलब कभी भी हार मत मानना। फिर जैक उनके गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और उसे बताता है इंजन गर्म हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसे इसके बारे में तो पता ही होगा, लेकिन उसका छोटा भाई उसे कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन दोनों ने तो सपना देखा था कि वो रेंजर्स रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे, जो कि उनका बचपन का सपना है, लेकिन जैक उससे कहता है वो तो बचपना था, अब उसका उम्र हो चुका है। लेकिन उसका छोटा भाई कह रहा था कि अभी भी वो रेंजर्स रेजिमेंट के लिए एलिजिबल है और छोटू थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी कर रहा था, तो जैक इसके लिए मान जाता है और वहां से लौटने के बाद वो दोनों रेंजर रेजिमेंट को ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं। फिर गाड़ी को ठीक करने के बाद जैक वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप उन पर अंधाधुंध मिसाइल बरसाते हैं। ये देख जैक अपने भाई की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके पास भी 2-4 मिसाइल आकर गिरते हैं। फिर जब उसका आंख खुलता है तो वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उसके दाहिने पैर में आर पार हो गया था। फिर जब वो उठकर देखता है तो वहां सभी सोल्जर मरे पड़े हुए थे, जिनका हालत काफी ज्यादा खराब था। फिर वो अपने भाई को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है और उसका कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब था, लेकिन वो मरा नहीं था। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और जैक अचानक से ही होश में आता है। पता चलता है उस हादसे को अब 2 साल बीत चुका है। फिर वो सभी रेंजर ट्रेनिंग के लिए कोलोराडो के एक बेस में पहुंच जाते हैं। फिर वहां सभी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उन सभी को अपने नाम के बदले नंबर दिया जाता है। इसी दौरान पता चलता है जैक ने पहले भी 2 बार इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन तब उसका पैर अच्छे से रिकवर नहीं हुआ था, जिस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर कमांडर हैरी उन सभी को रेंजर की ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जो कि वहां 2 महीने तक होने वाला है और रेंजर वही सोल्जर हैं जिन्हें बैटलफील्ड में सबसे पहले उतारा जाता है, जो एरिया को क्लियर करके अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये काफी खतरनाक काम है और वहां जितने भी कैंडिडेट हैं वो पहले भी अमेरिकन मिलिट्री के काफी सारे डिवीजन में काम कर चुके हैं। इसी 2 महीने में उनको कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा और जो कोई अगर थक जाता है या उसका मन नहीं करता है तो जब चाहे वो ट्रेनिंग को क्विट करके वहां से जा सकता है, क्योंकि उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर चाहिए। और ट्रेनिंग के आखिर तक जितने भी सोल्जर बचेंगे उन्हें एक डेथ मार्च मिशन पर भेजा जाएगा। अगर वो मिशन को पूरा करके वक्त से पहले वापस लौटते हैं तभी जाकर वो रेंजर बन पाएंगे। उसके बाद हमें रेंजर्स का ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जो कि सच में काफी कठिन होता है। शुरुआत फिजिकल ट्रेनिंग से होता है और जैसा कि वो सभी यूएस आर्मी में अपना सर्विस दे चुके हैं तो उन्हें सबसे हार्ड ट्रेनिंग करवाया जा रहा था और हर हफ्ते जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है वो उन सभी को डिस्क्वालीफाई करके उन्हें घर भेज देते हैं। और ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और इसमें जैक, जिसका नंबर 81 है, वो बाकी सोल्जर से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उनके कमांडर ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था। जो बाकी सोल्जर थे वो भी उसे नोटिस कर रहे थे और वो उसे सुपर हीरो भी बुलाते थे, क्योंकि वो थकता नहीं था। वो वहां किसी से भी घुल मिल नहीं रहा था और ना ही बातें करता था, जिस वजह से बाकी सोल्जर उसके बारे में ही बात करते। इसी दौरान जब उन्हें शूट करने की ट्रेनिंग दिया जा रहा था, कमांडर उनसे पूछता है वो पहले किस डिवीजन में काम कर रहे थे। सभी अपना अपना पोस्ट बताते हैं, कोई टैंक में काम कर रहा था, कोई नेवी में। जब जैक बताता है कि वो स्पार्टन डिवीजन में था तो ये सुनकर कमांडर के साथ बाकी सोल्जर्स भी उसे घूरने लगते हैं। उसके बाद कुछ सोल्जर्स उसके बारे में बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि वो अफगानिस्तान में एक मिशन पर था जहां उन पर हमला हो गया था और उसके अलावा सभी मारे गए थे और उसने अपने भाई को जख्मी हालत में कंधे पर उठाकर बेस तक पहुंचाया था, लेकिन वो नहीं बच पाया और ये भी कि उसे वॉर हीरो का सिल्वर मेडल मिला है। ये सुन सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। इसी दौरान न्यूज में एक एस्टेरॉइड के बारे में बताया जा रहा था जो धरती का चक्कर लगा रहा है। सभी इस न्यूज को देख तो रहे थे, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर रात को जैक को ठीक से नींद नहीं आ रहा था और उसे अपने दाहिने पैर में दर्द भी महसूस हो रहा था और इस चीज को जेफ नाम का लड़का नोटिस कर लेता है। अगले दिन जब वो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, जेफ उसके हाथ में बने टैटू को देखकर कहता है डोंट फकिंग क्विट।
और ये सुन जैक उसे सवाल करता है ये बात उसे कैसे पता, क्योंकि उस टैटू के बारे में बस उसे और उसके छोटे भाई को ही पता था। लेकिन आप चिंता मत करो, ये आपको आगे पता चलेगा। इसी बीच उन्हें ट्रेनिंग करते हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं और डेथ मार्च अब कुछ ही हफ्ते दूर है और हर हफ्ते वैसे ही कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और इसी के साथ उनका ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा था। उन्हें रियल वॉर जैसी सिचुएशन में ट्रेनिंग दिया जा रहा था और हर तरह के कॉम्बैट सिखाया जा रहा था। फिर वो सभी आखिरी हफ्ते में एंटर करते हैं और इसी दौरान उन्हें पानी के अंदर चलते हुए टारगेट लाइन को क्रॉस करना था, जिसमें लगभग सभी सोल्जर वक्त से पहले ही हार मान लेते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। जैक भी इंसान है, फिर भी वो अपने लिमिट को पुश कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। और एक चीज जो उसका साथ दे रहा था वो था उसका डेडिकेशन। वो अपने भाई के लिए किसी भी हाल में रेंजर बनना चाहता है। फिर अचानक से वो भी बेहोश हो जाता है और बाकी सोल्जर उसे बाहर लाते हैं और उसे पंप करते हैं, जिससे जैक पानी की उल्टियां करता है। इस चीज को कमांडर भी नोटिस कर लेता है। इससे आगे उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो उससे बात करने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान उस एस्टेरॉइड के बारे में न्यूज में भी बताया जा रहा था, जिसके टुकड़े धरती में गिरने शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही फ्रिक्शन की वजह से वो सभी जलकर राख हो जाएंगे। फिर कमांडो और सार्जेंट उसे कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ये डिसीजन लेना ही पड़ा और वो उसे इस प्रोग्राम से बाहर निकाल रहे थे। तो जैक उनसे सवाल करता है ऐसा क्यों? वो एक भी टेस्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। कमांडर कहता है ये शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है। उन्हें पता चला है वो रात को ठीक से सोता भी नहीं है, ना ही वो वहाँ किसी से घुल मिल रहा है और ना ही किसी से बात कर रहा है, और ये चीज उनके पूरी टीम को खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट से उन्हें पता चला है कि अफगानिस्तान के उस मिशन के बाद जब अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद से ही वो रेंजर में अप्लाई करने लगा है, जबकि वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था। वो इसका वजह जानना चाहते थे, लेकिन जैक कहता है उसे बस अंतिम रेखा को पार करके रेंजर बनना है। तो वो उसे कहते हैं वो एक अच्छा इंजीनियर रह चुका है और उसे भी अच्छे से पता होगा कि मशीन कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन काम करना बंद कर देता है। तो वो उसे खुद ही उस प्रोग्राम को छोड़कर जाने को कह रहे थे, लेकिन जैक कहता है उसे मार्च के लिए तैयारी करना है और वो वहाँ से चला जाता है। इससे वो दोनों ही थोड़े परेशान थे। अगले दिन शॉकिंगली कमांडर सोल्जर के साथ 81 का भी नाम लेते हैं। तो क्या वो 81 को भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? लेकिन सरप्राइजिंगली उनके अलावा वो बाकी सभी को डिस्क्वालीफाई करके उन्हें घर भेज देते हैं। फिर बाकी सोल्जर को डेथ मार्च के मिशन के बारे में समझाया जाता है, जिसमें उन्हें दुश्मन के द्वारा मार दिए गए उनके प्लेन को डिस्ट्रॉय करना होगा और उनके सोल्जर को वहीं एक कैंप में होस्टेज बनाया गया है, तो उन्हें वहां जाकर उसे बचाना होगा। और लगातार कांटेक्ट बनाए रखने के लिए उन्हें एक ट्रांसमिशन डिवाइस भी दिया जाता है और उस टीम को जैक और जेफ लीड करने वाले हैं। फिर अगले दिन उन सभी को 2 हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर उतार दिया जाता है और सभी सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं। वो कंपास की मदद से उस लोकेशन को चेक कर रहे थे। फिर रात हो जाने पर वो एक जगह पर स्टे करते हैं और इसी दौरान वहां पर कुछ काफी बड़े हमले भी होते हैं। शॉकिंगली ये वही एस्टेरॉइड के टुकड़े थे, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके कमांडर ने ही वो हमला करवाया है और वो उन पर नजर बनाए हुए हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और अगले सुबह जब वो उस नदी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें टारगेट दिखाई देता है। वो अपने कमांडर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था और वो अपना अटैक प्लान बना रहे थे, क्योंकि टारगेट को डिस्ट्रॉय करते ही दुश्मन को इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी दौरान एक सोल्जर बताता है कि उन्हें जो कोऑर्डिनेशन मिला है ये जगह तो उससे लगभग 100 मीटर दूर है और जैक भी नोटिस करता है कि उसका कंपास भी स्टेबल नहीं था। फिर वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, कुछ बैकअप देते हैं और कुछ टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी दुश्मन का कोई निशान नहीं मिल रहा था। तो जैक उन्हें टारगेट को उड़ाने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान वहीं पास से कुछ पंछी उड़कर जाने लगते हैं, तो जैक उस तरफ देखने के लिए जाने लगता है। फिर सेकंड टीम लीडर और बाकी सब उस टारगेट पर TNT एक्सप्लोसिव फिट कर देते हैं। वहीं शॉकिंगली जैक जिस तरफ आगे बढ़ रहा था वो देखता है कि वो प्लेन तो वहां पर क्रैश पड़ा हुआ है, तो वो तुरंत वापस जाने लगता है। वहीं वो सभी एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद वो देखते हैं सब कुछ नॉर्मल था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और शॉकिंगली उस चीज पर एक खरोच तक भी नहीं आया था। तभी वो चीज धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। वो तो कोई मशीन था और ये देखकर वो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसका आकार भी काफी बड़ा था। फिर कुछ ही समय में वो चारों तरफ स्कैन मारता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। तभी वो रेड लाइट से उन्हें लॉक कर लेता है और लगातार मिसाइल से उन पर हमला करता है। ये देखकर वो सभी भागने लगते हैं, लेकिन उस मशीन का अटैक काफी एक्यूरेट था और उसमें रहम नाम की कोई चीज था ही नहीं, जिस वजह से उसी पल ही उनके काफी सारे सोल्जर बुरी तरह से मारे जाते हैं। तभी जैक वहां पर पहुंच जाता है और एक सोल्जर को वो बचा लेता है। फिर वो सभी वहां से भागने लगते हैं और वहां पेड़ और झाड़ियां होने की वजह से थैंकफुली वो अभी तक जिंदा थे। फिर वो सभी भागते भागते एक चट्टान के पास आ जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ खाई था। तभी शॉकिंगली वो मशीन एक गोला फायर करता है, जो कि सीधा उनके पास आ गिरता है, जिससे वहां पर एक्सप्लोजन होता है और वो सभी उस खाई से नीचे लुढ़कते हुए गिरने लगते हैं। और इसी दौरान कुछ सोल्जर पेड़ों से टकराकर काफी बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिर जब जैक किसी तरह से खड़ा होता है तो वो सभी को काफी गंभीर हालत में देखता है
और जेफ का पैर की एक हड्डी भी पूरी तरह से टूट गया था। फिर जैक इसके बारे में कमांडर को इन्फॉर्म करने के लिए रेडियो ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ बाकी सभी सोल्जर भी काफी बुरी तरह से मरे पड़े हुए थे और उनका रेडियो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और वो देखता है वो मशीन जो कोई भी जिंदा है उनको वैसे ही स्कैन कर रहा था और उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। फिर वो वापस लौट आता है और अपने टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और अब उन्हें गाँव की तरफ जाना होगा। और वैसे भी उन्हें इस किलिंग मशीन का सामना करने के लिए नहीं भेजा गया था और उनके पास असली गोला बारूद भी नहीं है। फिर वो सभी रस्सी लगाकर उस क्लिफ से नीचे उतरने लगते हैं और वो जेफ को भी रस्सी के जरिए बांधकर ऊपर एक साथी रुकता है जो उसे धीरे धीरे छोड़ रहा था। तभी जैक नीचे नोटिस करता है कि उसका कंपास वैसे ही इधर उधर हिल रहा है और उसे एहसास हो जाता है कि वो मशीन वहां पहुंचने ही वाला है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। वो मशीन वहां पर पहुंच जाता है और वो तुरंत स्कैनिंग करता है और उस सोल्जर को बिना वक्त गवाए वहीं मौत के घाट उतार देता है, जिससे जेफ भी आधी ऊंचाई से गिरने लगता है। फिर वो सभी चट्टान के नीचे ही छिपने लगते हैं और वो मशीन वहां स्कैन मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और जब वो फिर से स्कैन मारता है तो एक सोल्जर का पैर उससे डिटेक्ट हो जाता है और वो जैसे ही उन पर हमला करने वाला था वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तो वो गोले बरसाने लगता है जिससे वहां आसपास काफी ज्यादा तबाही मचने लगता है और इसमें भी उनके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। फिर बाकी जो बचे सोल्जर थे वो एक ऊंची जगह पर आ जाते हैं और वो सभी काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए थे। फिर जैक जेफ के पैर की हड्डी को जोड़ता है और दर्द की वजह से जेफ बेहोश हो जाता है। फिर जैक उन्हें बताता है कि उनका सामना एक अलग दुश्मन से हो गया है और बाकी साथी भी बताते हैं जब भी वो मशीन उनके पास होता है तो उनका कंपास अलग ही तरह से बर्ताव करता है और इस वजह से ही वो अपने असली टारगेट को छोड़ उस मशीन के पास आ गए थे। फिर वो सभी बारी बारी से जेफ को उठाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी मिलता है और बुरी बात ये थी कि नदी का बहाव काफी तेज था और उस तरफ वो सीधे पहुंच भी नहीं सकते थे। तो जैक इस जोखिम भरे काम को करने का डिसाइड करता है और वो 2 रस्सियों को बांध देते हैं और जैक नदी में उतर जाता है। बहाव काफी तेज था जिससे जैक को भी नदी के पार जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच ही जाता है। फिर रस्सी को काफी टाइट से बांध देते हैं और पहले वो जेफ को वहां से पार करने लगते हैं। अगर वो होश में होता तो वो ये कर लेते, लेकिन वहां एक गांठ होने की वजह से वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे। उनका एक साथी उसे पार करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के चलते वो बीच में ही सीधा लटक जाता है। तब जैक को भी उसकी मदद करने के लिए आना पड़ता है और दूसरे तरफ से भी उनका एक साथी रस्सी में लटकते हुए वहां पर आ जाता है और वो उसे वहां से निकाल रहे थे, लेकिन ये काम उतना आसान भी नहीं था। तब तक वो मशीन वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें स्कैन करके उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से रस्सी उनसे छूट जाती है और वो सभी नदी में गिरते हैं और बहाव की वजह से उनमें से किसी का भी बचना काफी मुश्किल था और वो सभी वैसे ही बहते हुए आगे जाने लगते हैं। फिर कुछ दूर जाते ही उनका एक साथी बताता है कि आगे झरना है। फिर भी बचने का और कोई चारा नहीं था। जैक के साथ जेफ भी और वो सभी उस झरने से नीचे गिरने लगते हैं। उसके बावजूद भी जैक उसे नहीं छोड़ता क्योंकि पानी में डूबने की वजह से वो मर सकता है, लेकिन थैंकफुली कुछ ही समय में ही उनके बाकी साथी उन दोनों को ही किनारे पर ले आते हैं और वो सभी सुरक्षित थे और अब उन्हें उस पहाड़ी को पार करना होगा, तब जाकर वो उनके एक बेस के पास पहुंच पाएंगे। उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था, तो वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ घंटे बाद वो फाइनली उस बेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो पूरी जगह तबाह हुआ पड़ा था, वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं था और अगले ही पल उन्हें सार्जेंट और बाकी सोल्जर की डेड बॉडी मिलता है जो पूरी तरह से जले हुए थे और वहां सभी मारे जा चुके थे। और वहां उन्हें पहाड़ के ऊपर एक जली हुई जगह भी दिखता है और वो जगह सीधा नदी के तरफ डायरेक्ट हो रहा था, जिससे उन्हें साफ समझ आ जाता है कि वो मशीन वहीं से टकरा कर आया था। और एक सोल्जर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये वही चीज है जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था। तभी वहां पर उन्हें एक सोल्जर मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो उनसे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। इससे उन सभी को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन जैक जानता था उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। इससे एक सोल्जर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या उसे कुछ भी फील नहीं होता, उन्होंने एक दिन के अंदर ही अपने कितने साथियों को खो दिया है। और वो ये भी कहता है कि वो उसके जैसा कोई पत्थर दिल वॉर हीरो नहीं है जो बिना थके आगे बढ़ते रहेंगे। इससे जैक भी भड़क जाता है और उसे कहता है कि वो कोई वॉर हीरो नहीं है, वो अपने भाई को बचा नहीं पाया, वो उनके बेस से 100 मीटर दूर बेहोश हो गया था। अगर वो उसे वहां पहुंचा देता तो आज उसका भाई जिंदा होता और ये चीज उसे आज भी परेशान कर रहा है। और वो चाहे उसके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द उस गाड़ी को लेकर बेस तक पहुंचना होगा और उन्हें उस मशीन के बारे में सबको बताना होगा। फिर वो सभी जेफ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और जो टैंक था उसमें इंजन का एक पहिया ऊपर उठ गया था, तो वो उसमें रस्सी बांधते हैं, टैंक को स्टार्ट करके उसे खींचने लगते हैं
और काफी कोशिश के बाद वो उसे बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं और जैक का 15 के साथ भी अच्छा खासा दोस्ती बन चुका था। फिर वो जेफ को टैंक में ले जाते हैं। तब तक उन्हें पता चलता है कि वो मशीन भी उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सभी टैंक में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसमें कोई एमो नहीं है। तो 15 वहाँ से गोलियां लाने के लिए जाने लगता है। जैक उसे इसके लिए मना भी कर रहा था, फिर भी वो वहाँ से काफी सारा एमो लेकर वापस लौटने लगता है। लेकिन तब तक वो मशीन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो टैंक में पहुँचता उससे पहले ही वो मिसाइल से उसे वहीं मार गिराता है। लेकिन थैंकफुली वो एमो को उनके पास पहुँचाने में कामयाब रहता है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और वो मशीन उन पर लगातार हमला कर रहा था, लेकिन टैंक की सख्त आर्मर की वजह से वो बच रहे थे और वो भी उस मशीन पर लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन इससे उस मशीन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो उनके टैंक को काफी हद तक डैमेज कर देता है और वो सभी मरते मरते बचते हैं। यहाँ तक कि टैंक के हर हिस्से में भी छेद हो जाता है, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से वो उसे पीछे छोड़ने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था। वो मशीन वैसे ही गोले आसमान में छोड़ने लगता है जो सीधा उनके रास्ते में आकर गिरने लगती है और ऐसे दिवाली की तरह फटने लगती है कि क्या बताऊं। अगर ऐसा कोई मशीन सच में किसी देश के पास हो तो उसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और उन धमाकों की वजह से उनका टैंक रास्ते से भटक जाता है और वो नीचे खाई की तरफ काफी तेजी से जाने लगते हैं। लेकिन थैंकफुली नीचे कोई खाई नहीं थी और वो समतल जगह पर आ जाते हैं और फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो मशीन तो आगे उनका इंतजार कर रहा है। शॉकिंगली उसके पास आयरन मैन जैसे थ्रस्टर भी थे, जिनका इस्तेमाल करके वो ऊंची खाई से नीचे आ जाता है और इस बार वो थोड़ा समय लेकर रेजर बीम की तरह अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे उनका काफी बुरा हाल हो जाता है। जैक और उसके साथी उस पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन उससे उस मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो फिर से उन पर उस लेजर बीम से हमला करता है, जिससे वो उनके टैंक का काफी बुरा हाल कर देता है। बस पहियों और इंजन की वजह से ही वो आगे बढ़ पा रहे थे और जब टैंक से मिसाइल नीचे छूट जाती है तो ऑटो गाइड होने की वजह से मिसाइल लगातार साइड में जो खाई थी उस तरफ फायर हो रही थी, जिससे काफी सारे पत्थर उस मशीन के ऊपर जाकर गिरते हैं। इससे पता नहीं कैसे, लेकिन उसके हमले रुक जाते हैं और अगले ही पल उनके टैंक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके सभी साथी मारे जा चुके थे और दूसरी तरफ उसे एक दूसरा मशीन दिखाई देता है जो आसमान में पता नहीं क्या मैसेज भेज रहा था। फिर वो जेफ की तरफ आगे बढ़ जाता है और सरप्राइजिंगली वो अभी भी मरा नहीं था। फिर वो उसे वैसे ही घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और एक लंबे सफर के बाद वो रात को वहीं एक जगह पर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसी दौरान वो कहता है कि वो उसे पहले से ही जानता है और वो बताता है कि वो जैक के छोटे भाई टॉम के साथ एक ही टीम में था और वो उससे अपने बड़े भाई जैक के बारे में भी बताया करता था। उसने बताया था कि वो रेंजर बनना चाहता है और जब उनके साथ वो हादसा हुआ उस दौरान वो छुट्टी पर था और इसी वजह से ही उसे उनके टैटू का मतलब पता था। और ये सुनकर जैक भी कहता है कि वो इसीलिए ही रेंजर बनना चाहता है, काश उसके बाद उसे चैन मिल पाएगा। तो वो कहता है कि वो शुरू से ही एक रेंजर है, वो कभी भी हार नहीं मानता। तभी वो मशीन वहाँ पर पहुँच चुका था और वो उस पूरे जगह को स्कैन कर रहा था। जैक नोटिस करता है कि वो अपने मशीन से गर्म हवा छोड़ रहा है और ये देखकर जैक को सब कुछ समझ आ जाता है और इतने समय से उन्हें इसका एक भी कमजोरी पता नहीं था और उसे वहाँ एक टावर देखने को मिलता है। तो जैक उसे थोड़ा समय उसका इंतजार करने को कहता है ताकि वो उस मशीन को सबक सिखा सके। फिर वो वहीं के एक साइट पर आ जाता है जहाँ पर खुदाई करने के लिए जेसीबी, फ्लेयर गन और एक्सप्लोजिव भरे पड़े थे और उसे कैसे मार गिराना है उसके लिए वो ट्रैप सेटअप करने लगता है। वही मशीन उस जगह को स्कैन कर रहा था और जेफ लगभग उसके चपेट में आ जाता, लेकिन उससे पहले ही जैक फ्लेयर गन को फायर कर देता है, जिससे वो उस तरफ जाने लगता है और उस जगह पर आ जाने के बाद वो उस पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था, इस बात से अनजान कि जैक ने पहले ही वहाँ पर एक्सप्लोजिव फिट कर दिया था, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और मशीन नीचे गिर जाता है। वो खुद को संभालता उससे पहले ही जैक उस बड़े से जेसीबी के साथ आगे बढ़ता है और उसे वहीं धकेल कर रोक देता है और उसके ठीक ऊपर ही क्रशर का मशीन था तो वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो छोटे छोटे पत्थर थे वो उसके गर्म हवा निकलने वाले जगह पर गिरने लगते हैं, जिससे वो मशीन काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। और ये उतना आसान भी नहीं था, वो मशीन अपने थ्रस्टर का भी इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी जैक उसे वहीं पर दबा कर रखता है और कुछ ही समय में ही वो मशीन पूरी तरह से गर्म होकर लाल हो जाता है और वो एक्सप्लोड करता उससे पहले ही जैक वहाँ से कूद कर खुद को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। फाइनली ये मुसीबत खत्म हो जाता है, लेकिन अगले ही पल ये क्या, उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव थे वो मशीन के फटने की वजह से नीचे गिरने लगते हैं। तो जैक तुरंत वहाँ से भागने लगता है। फिर कुछ ही समय में ही वो काफी सारे बम के गिरने से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि काफी ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का था। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपने साथी को कंधे पर उठाकर अपने बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था और शॉकिंगली बेस में सभी सोल्जर के डेड बॉडी को लाया जा रहा था। उन्हें भी इस मुसीबत के बारे में पता चल चुका था। तभी कमांडर देखता है कि जैक अपने साथी को कंधे पर उठाकर वहाँ
वहाँ पहुँच चुका है और जैसे कि रेंजर बनने के लिए उन्होंने कहा था, जैक डेथ मार्च की उस लाइन को क्रॉस करके खड़ा हो जाता है, भले ही उनका टाइम ओवर ही क्यों न हो गया हो। और जैक ने जिस मशीन को मार गिराया था वो उसके हिस्से को वहाँ पर ले आते हैं। तभी वो ऑफिसर जाकर जैक को इन्फॉर्म करता है कि उस बेस को बचाने में ही उन्हें इतना वक्त लग गया जिस वजह से वो किसी तक भी मदद नहीं पहुंचा पाए। और ये भी बताता है कि वो एक नहीं है, दुनिया भर में उनका हमला हुआ है। और पता चलता है कि वो मिट्टी और धरती के अलग अलग हिस्सों में टूटकर गिरने लगे और अगले ही पल वो ट्रांसफॉर्म होकर हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। दुनिया भर के सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई भी हथियार उन्हें रोक नहीं पा रहे। फिर कमांडर और बाकी सब जैक से पूछते हैं कि उसने उस मशीन को बिना हथियार के कैसे मार गिराया। तो जैक कहता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो मशीन भी बाकी मशीनों से अलग नहीं है, वो भी गर्म होते हैं और वो मशीन जहाँ से गर्म हवा रिलीज करता है, अगर वो उस जगह को बंद कर दें तो वो अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वो ये बात सभी देशों को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। फिर फाइनली जैक को रेंजर बना दिया जाता है। फिर कमांडर अपने सभी रेंजर को एक स्पीच देता है और जैक भी उन सभी को हौसला देता है। वो कहता है, उन मशीनों को लगता है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, लेकिन वो गलत है, उन्हें उनकी कमजोरी पता चल चुकी है। फिर सभी रेंजर उन मशीनों को मार गिराने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। आपको इसका कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।